सभी साथियों को मैं नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 16 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए जानते हैं कौन सी खबरें हमारे लिए आज महत्वपूर्ण हैं। प्रथम पृष्ठ पे महादेव सट्टा ईडी के जब्त की 470 करोड़ रुपए की संपत्ति। फिर यहाँ पे आता है जो बलिदान दिया हमारे सैन्य अधिकारियों ने। कोलेजियम न्यायाधीश की नियुक्ति का सार्थक मंच प्रधान न्यायाधीश। कोलेजियम न्यायाधीश बेसिकली कोलोजियम सिस्टम को कहीं ना कहीं सपोर्ट करा है हमारे सीजीआई साहब ने। चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारा उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीशों के चयन के वास्ते वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित करना है। राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अदालतों के संस्थागत बनाना और संचालन के तदर्थ मॉडल से दूर जाना है। ईडी संजय कुमार मिश्रा पदमुक्त। ये बहुत लंबे समय से कंट्रोवर्सी भी चल रहे थे क्योंकि इनका जो कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा था कि सितंबर तक आपको इनको नमस्ते करना होगा, तो सरकार ने ये बात मान ली। सितंबर में इनको रिटायर कर दिया है। अब नए चीफ की तलाश की जा रही है। आ कहते हैं नुमाइंदगी में निर्मलता। राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग का प्रवेश रोकने के लिए लंबे समय से बहसें चलती रही हैं। अमूमन सभी दल और उनके नेता इसे लेकर चिंता जताते हैं, मगर विडंबना ये है कि अब तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकी है जिसमें वैसी अपराध के लिप्त रहे व्यक्ति को सांसद या विधानसभा में पहुंचने से रोका सके। देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, चाहे आप इसे गवर्नेंस में लिंक करिए या सोसाइटी में। ये बेवजह नहीं है कि आज भी देश की राजनीति को आपराधिक छवि के लोगों से मुक्त करने का काम अधूरा है। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमित्र ने अपनी एक रपट में कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए एक बार दोषी करार दिया जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इस रपट की राजनीति में अब आपराधिक छवि के लोग को दाखिल को रोकने की दिशा में एक अहम विचार के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था में तहत अदालत की ओर से किसी अपराध का दोषी घोषित हो जाने पर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा पाने वाले को चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। अभी जो समय कानून वगैरह है उसके तहत क्या है कि अगर आप अपराध के लिए कोई कन्विक्ट हो जाते हो और 2 साल से ज़्यादा की सज़ा पाते हो, अगर आप 2 ईयर प्लस की सज़ा पाते हो तो चुनाव लड़ने पे आप पे पाबंदी है। ठीक है, लेकिन ये अवधि 6 साल की है। इस अवधि के बाद व्यक्ति फिर से संसद या विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है और जीतने के बाद जनप्रतिनिधि कहला सकता है। अब न्यायमित्र ने अपनी रपट में कहा है कि सांसदों को अधिक पवित्र और कानून का पालन करने वाला होना चाहिए। सही बात है। आ जाते हैं। हालांकि इसमें 2020 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और राजनेताओं के बीच तुलना की खारिज कर दिया था। सवाल है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जा सकता है? जाहिर है कि इस मसले पर अब सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए राजनीति को अपराधीकरण से पूरी तरह मुक्त किया जा सकेगा। लेकिन आज देश भर में ऐसे अनेक सांसद और विधायक हैं इनके खिलाफ लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है, जो ऑलरेडी केस चल रहे हैं उनके ऊपर। हाल ही में ADR यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिसर्च की एक रिपोर्ट में बताया है कि करीब 40% मौजूदा सांसद के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 40% सांसद के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें 25% मामले गंभीर, 25% जो हैं वो सीवियर मामले हैं। मतलब देखो, ओवरऑल 40% पे तो मामले दर्ज हैं,
जिसमें से 25% मामले जो हैं वो सीरियस हीनियस क्राइम के हैं, संगीन क्राइम के हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इस रिपोर्ट में और बताया गया है, जैसे कि हत्या, इसमें क्या क्या हत्या वगैरह आ गया ना, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, महिलाओं के विरुद्ध अपराध। सवाल है कि देश की संसद तक इस स्थिति में के रहते राजनीति को आपराधिक छवि से मुक्त करने की सदिच्छा का क्या हासिल होगा। बिल्कुल क्राइम को कम करना चाहिए। आगे आते हैं पहचान दस्तावेज। नागरिकों की पहचान का प्रमाणित दस्तावेज किसे माना जाए, ये लंबे समय से विचार का विषय रहा है। इसी क्रम में अलग अलग दस्तावेजों को वैधानिक मान्यता दी गई, मगर उसमें उलझन फिर भी ये बनी रही कि अपनी पहचान साबित करने के लिए लोगों को एक साथ कई दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते थे। ऐसे में तय हुआ कि क्यों न कोई ऐसा दस्तावेज लागू किया जाए जो अंतिम रूप से व्यक्ति की पहचान प्रमाणित करता हो। ठीक है, इसी सोच के साथ आधार पहचान पत्र शुरू किया, आधार कार्ड। ठीक है, मगर विवादों में घिर गया और उसे व्यक्ति की पहचान का प्रमाण पत्र नहीं माना सका। और सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के जरिए जन्म प्रमाण पत्र को एकल दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। मतलब अब जो है ना, जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो है आपका आईडी प्रूफ के रूप में ऑफिशियली माना जाता है। ठीक है, जो नया विधेयक लाया गया था उसके अंतर्गत। ठीक है, इसी तरह इसी तरह लोग विभिन्न आवेदनों के साथ अलग अलग दस्तावेज लगाने की बजाय केवल जन्म प्रमाण पत्र नथी कर सकेंगे। निश्चित रूप से ये बड़ी राहत की बात है। अभी तक बच्चों के दाखिले करने, विवाह पंजीकरण, मोटर वाहन चलाने लाइसेंस और पासपोर्ट आदि बनाने के लिए अलग अलग दस्तावेज लगाने पड़ते थे। मसलन जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए अलग दस्तावेज, घर का साथ प्रमाणित करने के लिए अलग दस्तावेज लगाना पड़ता था। तो कि अच्छी बात है, अब ये आईडी प्रूफ के लिए हालांकि और बेहतर करना चाहिए गवर्नमेंट को, एक नेशनल आइडेंटिटी के लिए। हालांकि आधार कार्ड लंबे समय से कंट्रोवर्सी में रहा है, तो उसका तो होना मुश्किल ही है, क्योंकि इसकी लीगैलिटी कोर्ट में भी चैलेंज हुई थी। जन्म प्रमाण पत्र को एकल प्रमाण पत्र बनाते मिलने से निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी, मगर आधार पहचान पत्र जो इस तरह परियोजना और पंजीकरण में अनिवार्य कर दिया गया है और उससे लोग के व्यक्तिगत विवरणों की चोरी हो जाने का खतरा बताया जाता रहा है, उससे मुक्ति मिलना संभव नहीं मिल लगता है। सही बात है, आधार कार्ड इतनी जगह हमारा लग चुका है कि अब वो मुश्किल ही है, हम उसके बिना जी पाएंगे। आगे आते हैं एक लेख पे। ये लेख है बिगड़ते तंत्र में गायब होते गिद्ध। गिद्ध प्राकृतिक सफाई कर्मी है। ये हम जानते हैं ना, वल्चर्स जो आते हैं आपके, ये डेड डिकेइंग, जितने आपकी डेड बॉडीज़ वगैरह होती हैं इनको खा जाते हैं जानवरों की। तो इससे क्या बीमारियां कम होती हैं फिर। और अब गिद्ध कम ही दिखते हैं। 1990 में दशक के बाद जितनी तीव्रता से गिद्ध विलुप्त हुए, शायद धरती से किसी भी जीवधारी की प्रजाति इन तेजी से विलुप्त नहीं हुई। गिद्ध मरा हुआ जानवर खाने वाले पक्षियों की 22 प्रजातियों में से एक है। देखिए जितने भी जानवर ना, जैसे कोई जानवर ने किसी जानवर ने दूसरे जानवर का शिकार कर लिया, ठीक है, और उसकी बॉडी वहीं पड़ी हुई है। तो गिद्ध क्या होते थे, गिद्ध जो हैं आपके, ये इसको खा लेते थे नीचे आके। उससे क्या होता है ना, बीमारियां और तमाम प्रकार की जो डिजीज़ हैं वो जानवरों में और जंगल में फैलती नहीं थी। अब जैसे ये विलुप्त होना शुरू हो गए, तब से ये भी गंदगी फैलाना शुरू हो गई, डिजीज़ वगैरह भी फैलने लगी जानवरों में। मगर उससे बड़ी बात, ये वन्यजीवी की बीमारियों को नियंत्रण में रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मगर गिद्धों की संख्या पिछले 2 दशकों से एकाएक घट गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस 22 के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSO को भारत में घटती गिद्ध आबादी के लिए जिम्मेदार दवाओं को गैर कानूनी घोषित करके गिद्ध की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अब इसमें ना, जब इसका वो करा गया रिसर्च है कि हुआ क्यों, तो पाया गया कि हमारे क्या होता है ना, गाय भैंसों को
आजकल इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं तमाम प्रकार के उनके अच्छे, ताकि वो दूध का उत्पादन अच्छा करें, बढ़िया बढ़िया दूध ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो होने क्या लगा कि जब ये गाय जैसे खासकर पैरासीटामॉल का जिक्र हुआ था, सॉरी पैरासीटामॉल बोल रहा हूँ, डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, ठीक है, सही से लिखता हूँ मैं, डाइक्लोफेनेक का जिक्र हुआ था। तो हुआ कि जैसे ही हमने इस गाय को ज़बरदस्ती खिला खिला के डाइक्लोफेनेक करके दूध वगैरह अच्छा प्रोड्यूस करवाया, जैसे ही गाय मर जाती है, नॉर्मली मर जाती, नेचुरली मर जाती है, तो हमने ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग गाँव वाले डाल आते हैं जंगल में कि कोई ना कोई खा जाएगा। अभी जैसी गाय पड़ी हुई है यहाँ पे, ऊपर से आए गिद्ध, गिद्ध ने देखा गाय को, नीचे आया खाया, तो यही डाइक्लोफेनेक जो था ये गिद्ध के पेट में चला गया। अब ये गिद्ध ने खा लिया, मगर ये गिद्ध में रिएक्ट कर गया। जैसे ही गिद्धों में रिएक्ट करने लगा तो इनकी मृत्यु होना शुरू हो गई। हालांकि जो इनका सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम गिद्धों का, बहुत मजबूत होता है, मगर ये सब आर्टिफिशियल दवाइयाँ होती हैं, ये भैया सिस्टम पूरा हिला देती हैं। तो दिक्कत यहाँ पे आई। ठीक है, ठीक है। चिकित्सा में NSAIDs गैर स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिन्हें दर्द निवारक, सूजन रोधी दवा भी कहते हैं, का उपयोग जैसे डाइक्लोफेनेक, एक्सक्लोफेनेक, क्रिप्टोफेनेक आदि के कारण गिद्धों की संख्या 97% तक की कमी आई। ठीक है ना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया था कि गिद्धों की आबादी 3 दशक से अधिक समय में 4 करोड़ से घटकर केवल 19,000 रह गई है। सोचिए, 4 करोड़ से लेके अब 19,000 रह गई है बस। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। सोचिए आप, 4 करोड़ से लेकर अब मात्र 19,000, अब तो और कम हो गई है। और सिर्फ मानव, हम लोग की जहरीली दवाई की वजह से भारत में हर महीने लगभग 1 लाख गिद्धों की मृत्यु हो रही है। हर महीने लगभग 1 लाख गिद्धों की मृत्यु हो रही है, हमारी वजह से हो रही है ये। ठीक है। जब ये दवा खाया हुआ पशु मर जाता है और उसके बाद गिद्ध उसका भक्षण करते हैं, तब उनके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, जो गिद्ध होते हैं, और गिद्ध मर जाते हैं। वातावरण में कीटनाशकों की भारी धातुओं की उपस्थिति में गिद्धों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। बिजली के तारों से टकराने और पेड़ की कटाई से उनकी प्राकृतिक आवास नष्ट होना भी उनकी घटती संख्या कारण है। अगर आप कारण पूछो कि सर कारण क्या है गिद्धों के मृत्यु होने का, पहली बात कौन सा, डाइक्लोफेनेक जैसी दवाइयाँ जो हम हमारे डेयरी वाले पशु को खिलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या, ये टकरा जाते हैं, जो बड़े बड़े हमने ग्रिड की पावर लाइन डाली हुई बिजली वाली, इनसे टकरा जाते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि ग्रिड लाइन जो होती है बिजली वाली, इनसे टकराकर एक और जानवर की बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई है, बस्टर्ड की। बस्टर्ड जो जानवर होता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे कहते हैं, इसकी मृत्यु का कारण भी बड़े बड़ी बिजली की तारें हैं। इसे हिंदी में शायद गोदावण कहते हैं। और एक और कारण है, जो इनकी प्राकृतिक आवास में जो हमने जंगल काट दिए हैं, जंगल जो हमने काट दिए हैं, इसलिए भी इनकी हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। गिद्धों की संख्या जो 1990 के दशक में तकरीबन 40 लाख थी, वह 12 लाख टन मांस वार्षिक दर से समाप्त हो करते थे। मतलब जो उनका देखा जाए ना, 12 लाख टन मांस जो है ख़त्म करते थे, जितने भी जंगलों में जानवर वगैरह मरे होते थे उनको खा के। आज उनकी 95 से 99% आबादी खत्म हो चुकी है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि 1990 के दशक से भारतीय गिद्धों का लगभग विलुप्त होना मनुष्य के लिए भी घातक साबित हुआ था। 1990 से 2000 तक के दशक के बीच गिद्धों की संख्या 90 से 95% में अधिक की गिरावट आई। गिद्धों के पेट का अम्ल इतना शक्तिशाली होता है कि वह खतरनाक जीवाणुओं को भी नष्ट कर सकता है, जबकि दूसरी कई प्रजातियां इन जीवाणुओं के प्रहार से मर जाती हैं। तभी तो ये खा लेते हैं मरे कट्टे जानवरों को, क्योंकि इनके जो पेट में एसिड्स वगैरह है ना, ये बहुत हार्ड वाले हैं, इनको कोई दिक्कत होने नहीं देते हैं। मगर जो हमारी दवाइयाँ हैं, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं इन्हें, इसलिए मरना शुरू हो गए। इनकी आयु लगभग 50 से 55 साल होती है। वन्यजीव छायाकार रूपेल स्वेंचर ने 1973 में आइवरी कोस्ट में 37,000 फुट की ऊंचाई पर गिद्धों को उड़ते हुए देखा था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट या थोड़ा अधिक है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से ज़्यादातर दूसरे पक्षी मर जाते हैं,
पर गिद्ध असाधारण वातावरण में भी जी सकते हैं। गिद्ध जल स्रोत से भी दूषित होने से रोकते हैं। अध्ययनों में गिद्धों के हीमोग्लोबिन और हृदय संरचना से संबंधित कई ऐसी विशेषताएं के बारे में भी पता चला है, जिनके चलते प्रतिकूल वातावरण में भी वह सांस ले सकते हैं। मैं सोचिए अब गिद्ध का कितना बढ़िया ऑक्सीजन का सप्लाई है अपने आप इसके पास, कि जहाँ पे और कोई पक्षी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा होगा, वहाँ गिद्ध ऑक्सीजन ले लेगा। मतलब कि उसे दिक्कत नहीं आएगी कोई उड़ान भरने में, उड़ने में। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स 13 के प्रकाशित हुई लेख के अनुसार गिद्धों की सेवाओं का मूल्य सालाना अरबों डॉलर है। मतलब गिद्ध जितनी डेड डिकिंग बॉडी खा लेते हैं, अगर आप इसकी इकोनॉमिक वैल्यू लगाओ, जो डेड बॉडीज़ खा लेते हैं, तो ये वैल्यू आपकी लगाई जाए तो 1 अरब डॉलर सालाना अरबों डॉलर है। ठीक है। पक्षियों पर की गई पहली समकालीन जनगणना के अनुसार दक्षिण भारतीय 3 राज्यों में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मात्र 246 गिद्ध विद्यमान हैं। मतलब तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में समय 246 गिद्ध विद्यमान हैं। एशियाई गिद्ध वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है और प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीव के रूप में सूचीबद्ध है। वन विभाग ने तकनीकी मार्गदर्शन के लिए मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ भागीदारी की है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी आ कहते हैं। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियाँ थीं, जिनमें अधिकांश विलुप्त होने के कगार पर हैं। परिस्थितियों वश में है, और क्योंकि गिद्धों की प्रजनन दर बहुत धीमी होती है, 5 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही उनमें प्रजनन क्षमता आती है। ये एक बार जोड़ा बना लेने के बाद जीवन भर साथ रहते हैं और 1 वर्ष में एक ही अंडा देते हैं। इसलिए उनका संरक्षण और इनकी संख्या वृद्धि करना धीमी और कठिन प्रक्रिया मानी जाती है। ये आप लोग मुझे बताएंगे कि वल्चर कंजर्वेशन के लिए भारत ने कौन से मिशन चलाए हैं। वल्चर कंजर्वेशन भारत ने मिशन चलाए हैं। आ कहते हैं ये ईसबगुल को लेके है, कैसे उसकी प्रोडक्शन में समस्याएं आ रही हैं। गैरों में करम, अपनों में सितम, ए जान ए वफ़ा वो जुल्म ना कर, रहने दो अभी थोड़ा सबरम, ए जान ए वफ़ा ये जुल्म ना कर। शायर के गीतों की खासियत यह है कि अगर प्रेमी से की गई शिकायत को सरकार की तरफ मोड़ दें तो फरियाद बिल्कुल सही जगह पर पहुंची सी लगती है। ये थोड़ा व्यंग टाइप है। ठीक है, मैं इसमें बुद्धे बढ़ा हटाऊँगा। ईसबगुल के कट्टर उपभोक्ताओं को जब तक हमारे घरों में ईसबगुल तो वही नानी दादी का नुस्खा है जिसने इन दिनों केंद्रीय नेता से लेकर अभिनेता तक सुनाते रहते हैं कि अपनी देसी चीज़ों के लिए गदर 1 से गदर 2 तक मचा दो। ये अमेरिका पिज़्ज़ा पास्ता खाकर हम राष्ट्रपति नहीं बन सकते, तो ऐसे ही देसी खाना खाओ कि गदर की खबर ये फैली कि ईसबगुल बाज़ार में गायब है। स्वास्थ्य को लेकर सचेत लोग परेशान हुए। परचून की दुकान से लेकर दवाओं की दुकान से लेकर शॉपिंग मॉल तक हो जाए, लेकिन ईसबगुल हर जगह से गायब था। ईसबगुल के कट्टर उपभोक्ताओं को जब कारण पता चला, तब तक उनको ये औषधि युक्त खाद्य अमेरिका सहित दूसरे देशों तक पहुंचा चुका था। ईसबगुल अमेरिका व अन्य देशों के निर्यात किए जा रहा है। सरकारी खजाने में निर्यात शुल्क भी, विदेशी मुद्रा भी और कीमत बढ़ने से बड़ी GST भी, यानी दोहरे से तिहरे मुनाफे की ओर बढ़ते कदम। ईसबगुल निर्यात करने से सरकार का मुनाफा लगभग तिगुना बढ़ गया, तो घरेलू बाज़ार में कम कमाई करना बेवकूफ़ी होगी। ये आपको बड़ा वो लग रहा होगा, अरे सर कहाँ आप ईसबगुल की बातें कर रहे हो। ईसबगुल पहली बात तो हमारी देश की इकोनॉमिक्स में, खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वैल्यू में बहुत ऊपर रहता है, आज से नहीं बहुत सालों से। ठीक है, अगर आप देश की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करो, ईसबगुल ये तो कहो आर्टिकल आज ये आ गया। वो कह रहा है ना कि अभी इस समय एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये एक्सपोर्ट करने पे 3 गुने ज़्यादा दाम पे बिक रहा है। और भाई साहब USA में और यूरोप में तो इसे धड़ल्ले से लोग ख़रीद रहे हैं। मतलब कुछ भी औने पौने पैसे दे ख़रीद रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग जनरली क्या करते क्या हैं, बीमारियाँ होने पे दवाइयाँ खाते हैं। बीमारियाँ होने पे वो दुनिया भर की आर्टिफिशियल दवाइयाँ खाते हैं। भाई वहाँ पे जिस दिन क्या हुआ कि लोगों ने ईसबगुल खाना शुरू करा, उन्हें लगा भाई नो साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है, कॉस्ट सस्ती है
और रिजल्ट A1। तब से इसका एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया है। ठीक है। किसी अमरीकी को इसबगोल खाते हुए देखकर हम इसे व्हाट्सएप पर 101 लोगों को शेयर करने का अनुरोध करेंगे ताकि हमारी महानता का पता चल सके। हो सकता है कि इसी पंचायत चुनाव में कोई स्थानीय नेता जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा के साथ इसबगोल खाने वाली तस्वीर व होर्डिंग लगाकर भारतीय गाँव के जनता से वोट मांग ले जाए। विदेशी निर्यात में कमाऊ संतान बनकर जब इसबगोल देसी बाजार में वापस लौटा तो उसकी सच धज किसी गूर में। अब इसके आधा किलो वगैरह का डब्बा भूल जाइए। वैसे इसबगोल है तो पेट की सेहत के लिए, लेकिन उपभोक्ताओं को दिल व दिमाग की सेहत की ध्यान रखकर इसका आधा किलो के पैकेट को आम दुकानों से गायब कर दिया गया है। और आधा किलो का पैकेट की कीमत देखकर आपके दिमाग को सदमा लग सकता है यानी सीने में दर्द भी हो सकता है। आम लोग को लगने लगा कि अगर परिवार में जब ये नए छुटकू पैकेट वाले इसबगोल के प्रेमी हो गए तो इसे खरीदने के लिए कई भविष्य निधि खाते से पैसे ना निकालने पड़े। बाकी उद्यम कर लीजिएगा, ये असल में कोई मजाक नहीं है। इसबगोल बहुत मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है हमारे देश का। ठीक है ना, बहुत एक्सपोर्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। आगे आते हैं। हथियार हस्तांतरण का समझौता नहीं करे रूस और उत्तर कोरिया। अभी जानते हैं कि उत्तर कोरिया गया हुआ है रूस में, बहुत से मुद्दों पर बातें करेगा। अमेरिका को टेंशन हो गई है। अब अमेरिका को टेंशन हो गई है। जनसंख्या विस्फोट राजनीतिक सामाजिक अस्थिरता का कारण। अखिल IIT है ना, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTI ने इंजीनियरिंग कॉलेजों और प्रौद्योगिकी संस्थानों को जनसंख्या विस्फोट के असर के बारे में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है। AICTI की सलाहकार पद्म ममता रानी ने तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और संस्थानों के प्रमुख को इस संबंध में एक पत्र लिखा। पत्र में कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ये समझाना चाहिए कि हमारा देश जनसंख्या विस्फोट की चुनौतियों का सामना कर रहा है। भूमि, भोजन, पानी और ऊर्जा जैसे सभी संसाधनों पर बहुत सीमित मात्रा में है और इस पर हम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन का बर्डन डाल रहे हैं। आगे आते हैं साथियों खेल जगत की खबरों पे। मोरक्को में असल में हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बोपन्ना मोरक्को के खिलाफ डेविस कप विश्व ग्रुप 2 का मुकाबला भारत के लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये खास इसलिए है कि क्योंकि करीब 21 साल बाद रोहन बोपन्ना ने डेविस कप कैरियर पर विराम लगने जा रहा है। पिछले कुछ साल में ATP सर्किट पर बड़े खिलाड़ियों को चुनौती देने वाले एकल खिलाड़ियों के अभाव और जीते जा सकने वाले मैचों में मिली हार से भारतीय डेविस कप टीम का प्रदर्शन काफ़ी प्रभावित हुआ है। फरवरी में टीम विश्व गुरु 2 में खिसक गई, जो अब तक नहीं हुआ था। देखते हैं क्या रहता है इस कप में। नई गाथा लिखना चाहती हूँ। महिला टीम की कप्तान और गोलकीपर सविता पुनिया ने कहा, टोक्यो के बाद से हमसे उम्मीद बढ़ी है और इस टीम ने पदक जीतने का मादा भी है। हम भी ये चाहते हैं कि पिछली बार जो कमी रह गई थी उसे पूरा करें। पहले एशिया खेलों के ज़रिए ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करें और फिर ओलंपिक पदक जीतें। बाकी साथियों आज के लिए इतनी रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।